कनाडा का हाल पाकिस्तान से भी बदतर होने वाला है, जिसका प्रूफ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि ये वीडियो देखिए, ये गाजा नहीं, ये लेबनान नहीं, अफगानिस्तान नहीं, ये टोरंटो है। आज कनाडा के झंडे कनाडा में ही जलाने से किसी को भी डर नहीं लगता। जस्टिन ट्रूडो खुद का कनाडा पर कोई कंट्रोल रहा ही नहीं है, इसीलिए ब्राजील में हुए G20 के समय उनसे बात करने के लिए कोई भी मीडिया रिपोर्टर गया ही नहीं। उन्हें तो G20 के फैमिली फोटो में भी नहीं लिया गया था। फिर बाद में उनके रोने पर फिर से फोटो खिंचाई गई। कनाडा का नाम जल्द ही बदलकर खालिस्तान होने वाला है। ऐसा हम नहीं, कनाडा में बसे खालिस्तानी सपोर्टर्स कहते हैं। कुछ दिनों पहले कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सरे एरिया में कुछ खालिस्तानियों ने नारे लगाना स्टार्ट किया कि व्हाइट कनेडियंस इन्वेडर्स हैं और असली कनेडियंस वो खुद हैं। वो खुद कनाडा को ओन करते हैं। व्हाइट पीपल शुड गो बैक टू यूरोप एंड इजराइल। कनाडा, जिसे इमिग्रेंट्स का देश कहते हैं, जो अपने लिबरल एटीट्यूड और वेलकमिंग नेचर के लिए जाना जाता है, एक्चुअली जाना जाता है नहीं, जाना जाता था, क्योंकि आज कनाडा का लैंडस्केप हॉस्टाइल बनता जा रहा है। कनाडा का हाल ऐसे हुआ कैसे? Why is Canada home to खालिस्तानीज? हमने भारत का ये डिफेंस पेपर एनालाइज किया और इसमें 3 मेन रीजन सामने आए। क्या है ये रीजंस? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 19 जून 2024 को कनाडा के पार्लियामेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने कनाडा के बदलते हुए पॉलिटिक्स पर मोहर लगा दी। ये वीडियो देखिए। यहाँ पूरी कनेडियन पार्लियामेंट हरदीप सिंह निज्जर की डेथ एनिवर्सरी पर शोक मना रही है। हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर जो गन्स के साथ पोज करता था, जिसे कनाडा ने खुद नो फ्लाई लिस्ट पर डाला था, और तो और उसके बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए थे। यूजुअली पार्लियामेंट में ऐसा ट्रिब्यूट उन लोगों के लिए दिया जाता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हों, और यहाँ एक टेररिस्ट की मौत को एक ट्रेजेडी की तरह दिखाया जा रहा है। ये कनाडा के आम लोगों को क्या मैसेज देता है? दैट कनाडा सपोर्ट्स खालिस्तान। इसी के दम पर कुछ ही दिनों बाद कनाडा की इंडियन कम्युनिटी पर अटैक शुरू हुए। 22 जुलाई 2024 को एडमंटन के स्वामी नारायण मंदिर को वैंडलाइज किया गया। साउंड्स फैमिलियर टू व्हाट हैपेंड राइट नाउ। 4 नवंबर को ब्रैम्पटन कनाडा में प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मॉब ने हिंदू टेंपल पर अटैक किया। और वियर्ड बात क्या है पता? जिन सेपरेटिस्ट ने मंदिर पर अटैक किया उन्हें एप्रीहेंड करने की बजाय टेंपल डिवोटीज को ही अरेस्ट कर दिया गया था। उन प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट में खुद लोकल पील पुलिस का एक ऑफिसर भी शामिल था। बट बाय नाउ आपको कनेडियन पुलिस का रिकॉर्ड तो पता ही होगा, तो उसे क्लीन चिट दे दी गई। दिस इज रियली प्रॉब्लमैटिक। कनाडा इंडिया के कंसर्न्स को इग्नोर करता है ही साथ कनाडा में रहने वाले इंडियन ओरिजिन लोगों की सेफ्टी को भी इग्नोर करता है, as if those people just don't matter to them. Of course, unless they are खालिस्तानीज। कनाडा के पॉलिटिक्स को समझे तो कनाडा में 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। इन तीनों पार्टीज ने टाइम एंड टाइम अगेन भारत को धोखा दिया है और खालिस्तान को सपोर्ट किया है। बट व्हाट इज द लॉजिक? चलिए रिवाइंड करते हैं। एक जमाना था जब कनाडा और भारत के रिलेशंस काफी अच्छे हुआ करते थे। बात है 1954 की, जब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए कनाडा ने सीरियस यानी कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज नाम का एक रिएक्टर दिया था। यूएस, कनाडा और भारत के बीच अग्रीमेंट ऐसी थी कि इस रिएक्टर का इस्तेमाल पीसफुल पर्पसेस के लिए ही होगा, यानी इस रिएक्टर से वेपन्स ग्रेड यूरेनियम नहीं बनेगा। लेकिन 1974 में जब भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो कनाडा शॉक हो गया, क्योंकि कनाडा मानता है कि भारत ने अग्रीमेंट तोड़ा है और भारत कहता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर टेस्ट एक पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था जिसका नाम भी था स्माइलिंग बुद्धा। इस मोमेंट से कनाडा और भारत के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई, द वॉर ऑफ नैरेटिव्स। Canada's deteriorating relationship with India. Canada has expelled 6 top Indian diplomats. India and Canada have expelled each other's top envoys. Given the implications of India's actions on the safety of our diplomats, we have facilitated their safe departure from India. Well, there was definitely a threat. The team has learned a significant amount of information about the breadth and depth of criminal activity orchestrated by agents of the government of India. And diplomats from India were linked to these criminal actions. It is obvious that the government of India made a fundamental error.
आज भी हम यही देखते हैं कि कनाडा नैरेटिव अपने साइड शिफ्ट करना चाहता है। जस्टिन ट्रूडो के साथी ने साफ कहा है कि उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को कुछ डिटेल्स लीक किए थे एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, ताकि अमेरिकन जर्नलिस्ट तक कनाडा का पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया से पहले पहुंचे। कोल्ड वॉर के समय कनाडा को एक डर था कि भारत वेस्टर्न देशों को छोड़कर कम्युनिस्ट रशिया की ओर झुकेगा, और ये डर आज रशिया यूक्रेन वॉर के बाद फिर से उभर कर आया है। कनाडा को लोग काफी पीसफुल देश मानते जरूर होंगे, लेकिन कनाडा ने बार बार भारत का विश्वासघात ही किया है। 1982 की बात है, जब पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट काफी जोर पकड़ रही थी, तब भारत ने कनाडा से एक रिक्वेस्ट की, तलविंदर सिंह परमार को एक्स्ट्राडाइट करने की रिक्वेस्ट, जो कनाडा ने ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि भारत क्वीन ऑफ इंग्लैंड को हेड ऑफ स्टेट नहीं मानता था, तो कनाडा को भारत से कोऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा कनाडा का लॉजिक था। कोइंसिडेंस ये है कि तब कनाडा के पीएम थे जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो, यानी भारत को दगा देना ट्रूडो खानदान के खून में ही है। इस निग्लेक्ट की वजह से आगे जाकर 1985 में कनिष्क बॉम्बिंग्स हुए, जिन्हें हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ये 9/11 के पहले का सबसे बड़ा एविएशन अटैक था, लेकिन जिस तरह से 9/11 की बात होती है, उस तरह से कनिष्क बॉम्बिंग्स की बात कभी होती ही नहीं। और तो और कनाडा अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी भी नहीं करता। तारा सिंह हेयर की स्टोरी सुनाता हूँ। वो एक सिख कनेडियन जर्नलिस्ट थे जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस के अगेंस्ट बोलते थे। उनके पंजाबी न्यूज़पेपर का उपयोग कनिष्क बॉम्बिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल वायलेंट गैंग्स को एक्सपोज करने के लिए करते थे। इनफैक्ट वो विटनेस बनने वाले थे और अथॉरिटीज की इन्वेस्टिगेशन में मदद भी करने वाले थे, लेकिन उनके ऊपर 1988 में एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, विच लेफ्ट हिम पैरालाइज्ड। इससे ये साफ झलकता है कि जो भी सच वो जानते थे, वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट नहीं चाहते थे कि दुनिया के सामने आए। इतना सब होने के बाद भी सरप्राइजिंग बात यह है कि 1998 में जब वो अपनी गाड़ी से व्हीलचेयर में शिफ्ट हो रहे थे, तब उन पर फिर से अटैक हुआ, एंड दिस टाइम इट वाज फेटल। एंड डू यू नो द वर्स्ट पार्ट? कनाडा ने कल्प्रिट्स को कभी भी पकड़ा ही नहीं। इनफैक्ट पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के कई पॉइंट्स कंसिडर तक नहीं किए। इस वॉर ऑफ नैरेटिव के चलते हर इंडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इंडिया का पर्सपेक्टिव बार बार दुनिया तक पहुंचाए। सो इफ यू एग्री विथ मी, उस लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिए। कनाडा खालिस्तान का नया घर क्यों है? सेकेंड रीजन है वोट बैंक पॉलिटिक्स। पिछले साल जब जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर के मर्डर में इंडियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल माना, तो पहले उनकी ऑपोजिशन कंजर्वेटिव पार्टी ने उन्हें अपोज तो किया, लेकिन आगे जाकर उन्होंने भी निज्जर को और खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। यहाँ तक इस साल दिवाली सेलिब्रेशंस भी कैंसिल कर दिए थे। यानी आने वाले इलेक्शन से पहले दोनों पार्टीज जितना हो सके खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स का सपोर्ट चाहता है। जब 2015 में ट्रूडो की सरकार चुनकर आई, तो उनकी पार्लियामेंट में 18 सिख मेंबर्स थे। आगे जाकर उनके सपोर्ट को बरकरार रखने के लिए लिबरल पार्टी की सरकार ने 2017 में 1984 के एंटी सिख राइट्स को जेनोसाइड घोषित किया। लेकिन ये स्टैंस कितना जेन्युइन था पता नहीं, क्योंकि लिबरल पार्टी अगर एक स्टेप अपने सिख वोटर्स को खुश करने के लिए करती है, तो इमीडिएटली दूसरी स्टेप ऑपोजिट डायरेक्शन में उन्हें हर्ट करने के लिए ले ही लेती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। 2018 में कनाडा की खुद की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने एक रिपोर्ट निकाला। इस रिपोर्ट का नाम था पब्लिक रिपोर्ट ऑन द टेररिस्ट थ्रेट टू कनाडा। यहाँ उन्होंने एक गलती की, उन्होंने सिख एक्सट्रीमिज्म को कनाडा की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट माना। यहाँ उन्हें स्पेसिफाई करना जरूरी था कि सिख थ्रेट नहीं, खालिस्तानी थ्रेट कनाडा की सिक्योरिटी के लिए डेंजरस है, क्योंकि यही एक्सट्रीमिस्ट और सेसेशनिस्ट माइंडसेट आज कनाडा में इंस्टेबिलिटी ला रहा है, वैसे ही इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान में है। कनाडा ने पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी को विलेन बना दिया। इसकी वजह से कनाडा को बड़ा बैकलैश मिला, और वो भी इतना कि उन्हें ये रिपोर्ट पीछे लेनी पड़ी, रिवाइज करनी पड़ी और नई रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ी। लेट मी टेल यू, यही सेम पैटर्न सिर्फ ट्रूडो की लिबरल पार्टी नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी भी फॉलो करती है। फरवरी 2018 में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी ने एक मोशन इंट्रोड्यूस किया, जहां उन्होंने कनाडा में बढ़ते खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात की। साथ ही साथ उन्होंने एक यूनाइटेड इंडिया की बात की। यहाँ भी उन्होंने कनाडा के लिए सिख लोग कितने इंपॉर्टेंट है ये कहा जरूर, लेकिन यूनाइटेड इंडिया की बात करने पर उन्हें खालिस्तानी सिंपैथाइजर ऑर्गेनाइजेशन से बैकलैश मिला, और फिर उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में ये मोशन ड्रॉप करना पड़ा। ये दोनों इंसिडेंसेस हमें क्या समझाते हैं?
कि पार्टी कोई भी हो, लिबरल या कंजर्वेटिव, एक टाइट इलेक्शन में कोई भी किसी खालिस्तानी सपोर्टर को दुखी नहीं करना चाहता। एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के बजाय वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए अपने देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दिस इज पीक पाकिस्तान लाइक बिहेवियर। जहां सत्ता में कोई भी हो, कंट्रोल मिलिट्री का होता है, वैसे ही कनाडा एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां सत्ता में कोई भी आ जाए, कंट्रोल एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स का होगा। क्योंकि अगर वो अपने खुद के लोगों के लिए, खालिस्तानी लोगों को बिहेव करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, तो वो अपने देश को संभाल नहीं सकते। तीसरा और आखिरी पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच। कनाडा के शब्दों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एट द कोर ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअलिटी एंड इज वन ऑफ द एसेंशियल फाउंडेशंस ऑफ अ सेफ एंड प्रॉस्परस सोसाइटी। शुद्ध हिंदी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के मूल में है। यहाँ कनाडा मानता है कि मीडिया फ्री होना जरूरी है। इसी बेसिस पर पिछले साल जब इंदिरा गांधी जी की हत्या को सेलिब्रेट किया गया तो कनाडा ने उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की, किसी को भी जेल नहीं भेजा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। लेकिन कभी कभार ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कन्वीनियंटली गायब हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया टुडे नाम के एक न्यूज आउटलेट को बैन कर दिया गया था जब उन्होंने एस जयशंकर जी का इंटरव्यू चलाया था। ये हिपोक्रेसी ही है। ऑफ कोर्स बाद में कनाडा ने ये क्लैरिफाई किया भी कि ब्लॉक मेटा ने किया था, ना कि कनाडा की सरकार ने। लेकिन कनाडा ने रूल्स ही कुछ इस तरह बनाए हैं कि उनका प्रोपेगेंडा चालू रहे, लेकिन दूसरे देशों का पॉइंट ऑफ व्यू सोशल मीडिया साइट्स को खुद से ही ब्लॉक करना पड़े। दिस इज प्रॉब्लमैटिक। यहाँ जयशंकर जी की बात से मैं सहमत हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब सेपरेटिज्म को बढ़ावा देना नहीं होता। आज कनाडा के लिए और स्पेशली ट्रूडो की सरकार के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनएक्शन हो चुका है कि जो प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट्स हैं उन्हें अनदेखा करो, वैसे ही रहने दो, सड़ने दो, उनसे अपने देश का नुकसान होने दो, बस सत्ता में रहना जरूरी है। ये एटीट्यूड कनाडा को अंदर से खोखला बना रहा है और अंदर से खोखले देश को खालिस्तानी मूवमेंट डिस्ट्रॉय कर सकती है, इमिग्रेशन क्राइसिस डिस्ट्रॉय कर सकता है, ड्रग्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर कुछ और। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि कनाडा पाकिस्तान से बुरा बनता जा रहा है। एक्चुअली दैट इज नॉट एंटायरली ट्रू, क्योंकि कनाडा के पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं। कनाडा एक डेवलप्ड देश है, यहाँ का पॉपुलेशन एजुकेटेड है और बहुत छोटा पॉपुलेशन है। कनाडा की अपने पड़ोसी देशों के साथ दुश्मनी नहीं है, यानी कनाडा की इकोनॉमी कभी भी पाकिस्तान जितनी बदतर नहीं हो सकती। कनाडा हैज सम ग्रेट एडवांटेजेस जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है, लेकिन फिर भी जब वीक लीडरशिप की बात होती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात होती है, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देने की बात होती है, तब कनाडा वही सेम टेंडेंसीज दिखाता है जो हमारा फ्रेंडली नेबर पाकिस्तान दिखाता है। बिकॉज जैसे पाकिस्तान के लीडर्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया को डिस्ट्रॉय करने पर फोकस करते हैं, कनाडा भी उसी राह पर चल चुका है और इस राह पर चलते चलते अपने खुद के प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहा है। दैट्स द बॉटम लाइन। अक्सर जो लोग फॉरेन देशों में रहते हैं वो सिर्फ वहां की एक साइड ही दिखाते हैं, लेकिन ये दूसरी साइड भी दुनिया तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है ताकि हम ये समझ पाए कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। कनाडा परफेक्ट नहीं है, लेकिन कनाडा की लीडरशिप परफेक्ट होने का दावा करती है, एक ऐसा प्रॉमिस जो इतना बड़ा झूठ है कि कनेडियंस भी इससे तंग आ चुके हैं। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।